हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आप इस वीडियो को जिस टाइम पे देख रहे हैं, अगर जैसे मान लीजिए सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग एंड रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट। चलिए शुरू करते हैं रासायनिक संयोग के नियम। इसके पहले हमने 2 पार्ट 11th केमिस्ट्री के पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो दोनों पार्ट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और इसीलिए मैं अब पढ़ने जा रहा था रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि रासायनिक संयोग के नियम होते क्या हैं, आखिर है क्या ये चीज़। तो रासायनिक संयोग के नियम, इससे पहले आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं वगैरह आपने पढ़ी होगी। तो उसमें जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया किससे होती, क्रियाकारी पदार्थ होते हैं और वो आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो भी होती हैं तो वो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं और निश्चित नियमों का पालन करते हुए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार सीधे और सरल भाषा में हम कहें तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्रिया कारकों के साथ उत्पादों का निर्माण करती है तो वह जिन नियमों का पालन करती है वो रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। तो चलिए पहला नियम हम पढ़ते हैं। जो पहला नियम है वो है द्रव्य संरक्षण का नियम। तो द्रव्य संरक्षण के नियम की अगर हम बात करें तो द्रव्य संरक्षण के नियम को दिया गया था 1756 में लोमोनोसोव द्वारा। द्रव्य संरक्षण का नियम 1756 में लोमोनोसोव नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। और द्रव्य संरक्षण का नियम हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इस नियम के अनुसार होता क्या है कि द्रव्य संरक्षण का नियम हम जानते हैं कि पदार्थ यानी कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। इससे द्रव्य संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग उस रासायनिक अभिक्रिया से बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया में पदार्थ को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। यानी कि लोमोनोसोव ने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थ की मात्रा के योग के बराबर होता है। जैसे एक उदाहरण से हम अगर समझें तो एक उदाहरण जो हम समझ रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में रिएक्ट करते हैं और पानी का 1 अणु बनाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सपोज करें कि इसमें है ना, तो इसमें जैसे हम देखते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है
आपस में रिएक्ट करके पानी का एक अणु बनाते हैं। तो अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 ग्राम है और ऑक्सीजन के 16 ग्राम है, तो ये आपस में पानी के 18 ग्राम बनाते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि द्रव्यमानानुसार पदार्थ जो क्रियाकारी पदार्थों का योग है वह उत्पाद के योग के बराबर हो रहा है। यानी कि हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, आपस में इनका सम 18 ग्राम है। इसी तरीके से जो उत्पाद बन रहा है यानी कि जो पानी बन रहा है वो भी कितना ग्राम है अपने पास, 18 ग्राम बन रहा है ना, 18 ग्राम बन रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि द्रव संरक्षण के नियम में क्या हो रहा है कि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की जो मात्रा का योग है और रासायनिक क्रिया से बने हुए पदार्थ की मात्रा का जो योग है वो आपस में बराबर होता है। तो ये था आपका द्रव संरक्षण का नियम। चलिए दूसरा नियम पढ़ते हैं। स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम की अगर हम बात करें तो इसको 1799 में जोसेफ लुई प्राउस्ट के द्वारा 1799 में जोसेफ लुई प्राउस्ट द्वारा किया गया था। इस नियम के अनुसार क्या गया, यह नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व सदैव भार अनुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक फिर किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, है ना, चाहे फिर वह यौगिक किसी विधि से प्राप्त किया गया हो। उदाहरण की बात करें तो जल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि वो उसको अगर हम चाहे प्रयोगशाला में बनाएं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सेम रहेगा, 1:8 का अनुपात रहेगा। इसी प्रकार से उसको हम वर्षा का जल या फिर कुएं का जल हो या फिर नदी का हो, कहीं का भी जल हो, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:8 के अनुपात में ही रहेगा, है ना। जैसे H2O है तो इनका जो भार अनुसार अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा, 1:8 का अनुपात ही रहेगा। तो ये है स्थिर अनुपात का नियम, है ना, कि इसको 1799 में जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया था। और इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार अनुसार सदैव निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे फिर वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। तो चलिए इसके बाद तीसरा नियम पढ़ते हैं। गुणित अनुपात का नियम। बात करें अगर गुणित अनुपात के नियम की तो इसको 1803 में जॉन डॉल्टन द्वारा दिया गया था। गुणित अनुपात के नियम की अगर बात करें तो इसको 1803 में जॉन डॉल्टन ने दिया था। इस नियम के अनुसार
जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, अर्थात एक सरल पूर्णांक अनुपात रखती है। यानी कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। तो ये है जॉन डॉल्टन गुणित अनुपात का नियम जो जॉन डॉल्टन के द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार क्या है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, अर्थात एक सरल पूर्णांक अनुपात रखती है। इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण है कार्बन प्लस 1/2 ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन एक तत्व की भिन्न मात्रा है, इसमें ऑक्सीजन को आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा भिन्न भिन्न है, एक में आधा ऑक्सीजन है, एक में पूरा कंप्लीट एक ऑक्सीजन है। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्राएं भिन्न भिन्न है जो कि कार्बन की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। तो एक बार जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से संयोग करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जबकि दूसरी बार ऑक्सीजन कार्बन से संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार इन उदाहरण द्वारा इस नियम की पुष्टि हो जाती है कि एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं। तो इस प्रकार से ये जॉन डॉल्टन द्वारा दिया गया गुणित अनुपात का नियम है। तो दोस्तों हमने रासायनिक संयोग के 3 नियम पढ़े, जिनमें हमने पहला नियम पढ़ा द्रव संरक्षण का नियम या द्रव की अविनाशता का नियम, दूसरा हमने पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा हमने पढ़ा ये गुणित अनुपात का नियम। मुझे उम्मीद है कि तीनों नियम आपको अच्छे से समझ आए हैं, और जैसा अगर आपको समझ में आते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसके अलावा फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट आगे लेकर आएंगे।